बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि वो डामर की सड़कें आप सबको इतनी पसंद आई। आप सब ने अपनी बचपन की बातें मुझे लिख भेजी और सभी को उन डामर की सड़कों ने बहुत कुछ याद दिला दिया। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी लिखा कि मुझे कभी कभी आप लोगों को किसी और लेखक की कुछ कहानियाँ पढ़ के सुनानी चाहिए। बचपन से कई भाषाओं में मैं पढ़ती रही हूँ और बहुत सी कहानियाँ मुझे अच्छी लगी हैं, मेरे दिल को छू गई हैं, लेकिन पहली कहानी कौन सी हो ये सोचने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। पहली कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसने मुझे बहुत कम उम्र में प्रभावित किया हो और जो आज तक मुझे याद हो। तो सोचिए भला मैंने कौन सी कहानी सुनी। उसने कहा था, जी हाँ, ये कहानी मैंने बहुत बचपन में पढ़ी थी, शायद क्लास 8th में जब मैं थी। ये मेरे किसी सीनियर की किताब में ये कहानी थी और उसने मुझे पढ़ने को कहा था, तब मैंने ये पढ़ी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। तो पढ़ तो मैंने इसे क्लास 8th में ही लिया था, लेकिन शायद 9th या 10th, अब मुझे ठीक से याद नहीं कौन सी क्लास में ये कहानी हमारे सिलेबस में थी। मेरे एक हिंदी के टीचर थे, द्विवेदी सर, और वो जानते थे कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है लेकिन मुझे बहुत प्यारी है। तो वो विशेष रुचि के साथ मुझे कविता कहानियाँ पढ़ाते थे और उनके बारे में बताया भी करते थे। वो मुझे स्कूल में डिबेट के लिए मार्गदर्शन भी दिया करते थे, कभी कभी तो मेरी पूरी स्क्रिप्ट लिख दिया करते थे। तो द्विवेदी सर ने मुझे ये बताया था कि ये हिंदी की सबसे अच्छी कहानियों में से है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी हैं और 3 कहानियों में से एक ये कहानी उनकी बहुत चर्चित हुई। ना केवल चर्चित हुई, शायद इससे अच्छी कहानी सालों साल तक लोगों ने नहीं लिखी। तो तब से ये कहानी मैंने कई बार पढ़ी। कॉलेज में आई, फिर पढ़ी। कॉलेज में इंदु जैन मेरी हिंदी की प्रोफेसर थी, जबकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में अपना MA किया था, लेकिन हिंदी विभाग से मेरा बहुत संबंध अच्छा था। और इंदु जी, हो सकता है बहुत से लोग इंदु जी को जानते हों, बहुत बड़ी कवित्री थी अपने समय की और बहुत स्टाइलिश महिला थी, बहुत अच्छे कपड़े पहना करती थी। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में काफ़ी प्रभावित भी किया है। तो इंदु जी की भी पसंद की ये कहानी थी। पिछले दिनों क्या हुआ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आकाशवाणी छोड़ के BBC चले गए थे, परवेज़ आलम। उन्होंने एक सिने इंक नाम का पोर्टल खोला है और उस पर कहानियाँ, उनकी पत्नी अचला शर्मा, जो हम सब की गुरु जैसे हैं और बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी कोई कहानी पढ़ के दो, कौन सी पढ़ोगी? तब तो मैं बहुत उत्साहित थी। मैंने कहा अच्छा, मैं उसने कहा था पढ़ के भेजूँगी, लेकिन वो कुछ कभी बात बनी नहीं। मैंने पढ़ने की कोशिश भी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की अपनी भाषा है और उस भाषा में जब मैंने उस कहानी को पढ़ने की कोशिश की तो मुझे खुद ही वो कहानी पसंद नहीं आई और मतलब मेरा पढ़ना पसंद नहीं आया। तो मैंने वो कहानी पढ़ के कभी उन्हें भेजी नहीं। लेकिन आज मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी भाषा में, अपनी बोली में, अपने अंदाज में उस कहानी को आपको सुनाऊं तो शायद आप लोगों को पसंद आए। मैं इसे अपने अंदाज में अभी रिकॉर्ड करूंगी और अगर मुझे पसंद नहीं आई तो पोस्ट नहीं करूंगी। अगर पोस्ट किया तो यूँ समझ लीजिए कि मुझे खुद उस कहानी को सुनने में मज़ा आया, क्योंकि बहुत सुंदर कहानी है और बहुत मुश्किल कहानी भी है। क्या आप जानते हैं कि इस कहानी को 106 साल हो चुके हैं। 2014 में इस कहानी ने 100 साल पूरे किए और आज तक ये कहानी सार्थक है। तो इसको पढ़ना या इसको सुनाना कोई आसान काम नहीं है। तो मैं आज आपको इसे सुनाने की कोशिश करूँगी, ठीक उस तरह से जिस तरह से ये मेरे मन को छूती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है अमृतसर की टेढ़ी मेढ़ी चक्करदार गलियों से। ऐसी गलियाँ जहाँ पर कि
जो तांगे वाले, रिक्शे वाले होते हैं, वो उनकी जो भाषा होती है, देखिए लेखक का कमाल कि उन्होंने कहानी मेन किरदारों से नहीं शुरू की है। कहानी लिखना भी तो एक कला है ना। कहानी का जो पहला पैराग्राफ है वो आपको पकड़ना चाहिए उसे। तो कहानी के पहले पैराग्राफ में उन्होंने अमृतसर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों की बात की है, उन तांगे और रिक्शे वालों की बात की है जो बहुत प्यार से अपने आसपास के लोगों को रास्ता खाली करने को कहते हैं, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरो भाई जी। भाषा में उनकी इतनी मिठास होती है कि कोई भी उन्हें रास्ता दे दे। तो इस तरह से उन तंग गलियों का बखान करते हुए वो आगे बढ़ते हैं कि इन्हीं तंग गलियों में से रास्ता निकाल के एक 12 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की चौक पे बने हुए एक दुकान पर पहुंच जाते हैं। लड़का दही लेने गया था और लड़की वड़ियाँ लेने गई थी। वड़ियाँ पंजाबी का एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। हम तो उड़िया में उसको बड़ी कहते हैं, लेकिन पंजाबी उसको वड़ियाँ कहते हैं। तो वो दोनों वहाँ उस दुकान पर पहुँचे और भीड़ भाड़ थी, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। 12 साल का लड़का, 8 साल की लड़की, और एक दूसरे के घर का पता पूछ लेते हैं। और ऐसे ही बात करते करते मुस्कुराते हुए लड़का उस लड़की को पूछ देता है, तेरी गुड़माई हो गई? और लड़की आंखें तरेर के कहती है, धत, और भाग लेती है। तो इसी तरह से हर रोज़ वो अमृतसर के किसी सब्ज़ी वाले के यहाँ, किसी पानी वाले के यहाँ, किसी बर्फ़ वाले के यहाँ, या फिर चौक के उस दुकान पर कई बार मिलते हैं। और हर बार वो लड़का उसको पूछता है, तेरी गुड़माई हो गई? और वो कहती है, धत, और वो भाग लेती है। तो ये सिलसिला चलता है, तेरी गुड़माई हो गई? धत, और वो लड़की भाग लेती है। लेकिन एक दिन जैसे ही लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? तो वो लड़की कहती है, हाँ हो गई ना। कब? कल। देखते नहीं ये मेरा कढ़ा हुआ शालू? और वो चल देती है। 12 साल का वो लड़का, जिसे अभी बहुत सारे अपने मन के भावों के बारे में पता भी नहीं है, इधर उधर चीज़ें फेंकता हुआ अमृतसर की गलियों में से कभी किसी को लात मारता हुआ, कभी कोई चीज़ पटकता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। कहानी का पहला हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। कहानी 25 साल आगे चली जाती है, प्रथम विश्व युद्ध के खंदकों में, जहां हिंदुस्तान के सिपाही बैठे हैं जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे हैं, और अपनी कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं, बातें करते हैं, मजाक करते हैं, अंग्रेज़ों का मजाक बनाते हैं, जर्मनों का मजाक बनाते हैं जिनके विरुद्ध वो लड़ रहे हैं। इस 25 सालों में वो लड़का, जिसका नाम लहना सिंह है, जो अब 77 रेजिमेंट में जमादार बन गया है, उसे पता नहीं अब वो लड़की याद भी है कि नहीं है, कोई नहीं जानता। ठीक है। इसी के बीच में लेखक आपको उस समय पे ले जाते हैं जब जंग छिड़ती है और जब लड़ाई की घोषणा होती है और सिपाहियों को आदेश मिलता है कि वो चल पड़ें युद्ध क्षेत्र की तरफ। तो सूबेदार हज़ारा सिंह, जिसके 77 राइफल्स में काम करते हैं लहना सिंह, उनको कहता है कि वो उनके घर से होते हुए जाए, क्योंकि रास्ते में सूबेदार का घर पड़ता है। सूबेदार, उसका बेटा बोधा सिंह और लहना सिंह, ये तीनों एक साथ जा सकते हैं। तो लहना सिंह, जो कि 7 दिन की छुट्टी में अपने गांव आया था, अपने गांव के कुछ काम करने के लिए, उस काम को पूरा करके वो चल पड़ता है और पहुंच जाता है सूबेदार के घर, जहां वो उसके बेटे बोधा सिंह से मिलता है। इन तीनों के आपस में काफ़ी बातचीत होती है, और जब वो चलने लगते हैं तो सूबेदार कहता है कि भाई सूबेदार ने तुमसे मिलना चाहती हैं। वो कहती हैं कि वो तुम्हें जानती हैं। लहना सिंह
सूबेदारनी को मिलने अंदर जाता है। सामने सूबेदारनी खड़ी है। लहना सिंह को कुछ याद नहीं, ना तो लहना सिंह उसे पहचान पाता है। सूबेदारनी उससे पूछती है, तुमने मुझे पहचाना? तो वो कहता है नहीं। और तब सूबेदारनी कहती है, तेरी कुरमाई हो गई धत। और फिर लहना सिंह के सामने बिजली कौंधती है। यादों का कारवां उसके सामने से गुजर जाता है और लहना सिंह को अमृतसर की वो गलियाँ याद आ जाती है, अमृतसर की वो दुकानें याद आ जाती हैं। 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की। तेरी कुरमाई हो गई? हाँ, कल हो गई। देखते नहीं ये खड़ा हुआ शालू? और लहना सिंह अचंभित उसके सामने खड़ा रह जाता है। सूबेदारनी की आंखों में आंसू हैं। सूबेदारनी कहती है कि आज तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी देती हूँ, तुमसे मैं अनुरोध करती हूँ, तुमसे मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बात को रख लेना कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। इनकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। जैसे तुमने मेरी जान उस दुकान के सामने बचाई थी, वैसे ही इनकी बचाना। और लहना सिंह को याद आ जाता है कि उस दही वाले की दुकान के सामने तांगे वाले का घोड़ा बिगड़ गया था, तो उसने ना अपनी सोची ना अपनी जान की परवाह की, तांगे के दोनों चक्कों के बीच घुस के उस 8 साल की लड़की को उठाकर दुकान के दीवार पर बिठा दिया था और उसकी जान बचा ली थी। सूबेदारनी कहती है, तुम्हें याद आया? ठीक उसी तरह तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। लहना सिंह भी अपने आंसू पोंछते हुए बाहर आता है और वो चल पड़ते हैं। उसके बाद लेखक आपको वापस लड़ाई के मैदान में ले जाता है। 25 सालों का रास्ता हम 2 या 3 पैराग्राफ में नाप लेते हैं। छोटी कहानी है, बहुत बड़ी नहीं है। तो 25 साल के बीच में क्या हुआ, इन दोनों के मन में क्या गुजरा, ये आपके ऊपर है, आपकी कल्पना के ऊपर है कि दोनों ने एक दूसरे को कितना याद रखा। ये आपकी कल्पना पे लेखक ने छोड़ दिया है। और कुछ इस तरह से होता है कि लहना सिंह अपनी जान पर खेलकर भोधा सिंह और अपने सूबेदार की जान बचाता है। लहना सिंह को गोली लग जाती है। डॉक्टर और गाड़ियाँ आती है जो घायल सिपाहियों को ले जाने के लिए। तो लहना सिंह अपने सूबेदार और उसके बेटे को उस गाड़ी में बिठा देता है, खुद नहीं जाता है। झूठ बोलता है कि उसे ज़्यादा लगी नहीं है। उसके पास उसका दोस्त वज़ीरा सिंह है। और देखते देखते कुछ दिनों में लहना सिंह की तबीयत बिगड़ने लगती है और आखिर लहना सिंह की मौत हो जाती है। लेकिन आखिर के दिनों में अपनी बेहोशी की हालत में वो वज़ीरा सिंह को बार बार कहता है, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। इसलिए अपनी जान पे खेल के उसने उसके पति और बच्चों की जान बचाई थी। ये कहानी 100 साल पहले भी जितने लोगों को पसंद थी, आज भी उतनी ही पसंद है। ये हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन प्रेम कथा है। इसमें नायक और नायिका ने अपने प्रेम का इजहार कहीं नहीं किया। इस कहानी का शीर्षक इतना रोमांचक है, बांधे रखता है पढ़ने वाले को कि उसने कहा था, किसने कहा था, किसको कहा था, क्यों कहा था। ये जानने के लिए कहानी आखिर तक लोग पढ़ते जाते हैं। और ऐसा प्रेम आपको किसी कहानी में नहीं मिलेगा। बचपन में लहना सिंह ने एक अनजाने लड़की के लिए अपनी जान बाजी पे लगा दी थी और 25 साल बाद फिर से उसी लड़की के लिए अपनी जान दे देता है, बाजी दे देता अपनी जान। तो ये कहानी आज भी मुझे
हिंदी की सबसे अच्छी कहानी लगती है। और ये मैंने आपको पूरे मन से सुनाई है, ठीक वैसे सुनाई है जैसे मेरे मन को ये हमेशा से छूती रही है। आज भी जब मैंने इसे दोबारा पढ़ा आपको सुनाने के लिए, नए सिरे से ये मेरे दिल को छू गई। और मैंने लेखक गुलेरी जी को बहुत याद किया। मुझसे कितने साल पहले उन्होंने ये कहानी लिखी। मेरे जैसे आज भी और मेरे बाद भी गुलेरी जी की ये कहानी लोगों के मन को छूती रहेगी। ऐसे अद्भुत प्रेम कहानी को आज का लेखक नहीं लिख सकता, ना ही हम अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं। आप भी ज़रूर इस कहानी को पढ़ें, हिंदी में पढ़ें। हिंदी आपको नहीं आती तो इसका ट्रांसलेशन ढूंढें और देखें कि क्या ट्रांसलेशन भी आपके दिल को छू सकती है। हो सकता है कि ना छू पाए, क्योंकि जब तक उसने कहा था ये उसका शीर्षक ना हो तब तो कोई मज़ा ही नहीं। उसने कहा था।